हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग हिंदी के प्रैक्टिस सेट्स देख रहे हैं जो कि सभी वनडे एग्जाम्स को टारगेट करके रखे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है। हमने 3 प्रैक्टिस सेट्स ऑलरेडी देख लिए हैं और आज चौथे का जो है उसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। यहाँ से पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से मैं के बहुवचन रूप की पहचान कीजिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो मैं है उसका बहुवचन में अगर करना होगा तो क्या हो जाएगा। ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? हमें, हम, हमारे या मुझे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ये जो बी वाला है, यानी कि सी यहाँ पे लिखा हुआ है। नंबरिंग में प्रॉब्लम है, लेकिन आप ये जानिए कि जो मैं है ये एक वचन में है। इसका अगर आपको करना होगा कि बहुवचन बताइए तो वो हो जाएगा हम। ठीक है, क्या हो जाएगा? हम। तो हम जो है मैं का बहुवचन है। अगर कोई एक व्यक्ति है, अब देखिए जैसे बोल चाल के लैंग्वेज में अक्सर हम खुद भी बोलते हैं। देखिए हमने बोला ना हम, तो ये जो हम बोल रहे हैं इसमें इस बात का बोध हो रहा है कि हम लोग कई सारे हैं, बट ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है। अगर ग्रामर के हिसाब से आप देखें तो अगर आप अकेले हैं तो आपको बोलना चाहिए मैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई की पहचान कीजिए, और ये गलत लिखा हुआ है यहाँ। आपके पास ऑप्शंस हैं ध्वनि, अनुच्छेद, शब्द या फिर वाक्य। तो जो इसका सही आंसर होगा वो तो हो जाएगा ए वाला, यानी कि ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको कहते हैं? तो ध्वनि को कहते हैं। ये क्वेश्चन जो हमारा टेट का एग्जाम हुआ था, उत्तर प्रदेश टेट का एग्जाम कब 2020 में, वहां पूछा गया था। साथ में सीटेट जो 2020 में हुआ था वहां ये क्वेश्चन पूछा गया। आगे चल करके ये पीछे ही पूछ लिया गया था कि केवीएस 2019 जो हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये 3 जगह पर पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस वजह से मैंने इसको लिया हुआ है। और तीनों के तीनों टीचिंग एग्जाम्स हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसको क्या कहा जाता है? ध्वनि, अनुच्छेद, शब्द या वाक्य। तो सही आंसर क्या होगा? ध्वनि हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन इससे बन सकता है इसी एक्सप्लेनेशन से कि ध्वनि मतलब कि जो हमारा लघुत्तम वाक ध्वनि होता है उसको क्या कहते हैं? तो वर्ण कहते हैं। आपसे पूछ लेंगे कि वर्ण किसको कहा जाता है, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि लघुत्तम वाक ध्वनि को, दीर्घतम वाक ध्वनि को, या कुछ और भी चीजें दे सकते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जो लघुत्तम वाक ध्वनि होता है उसको वर्ण कहा जाता है। अगला पॉइंट ये भी बन सकता है कि किसको, मतलब कि जो वर्ण है वो किसको कहा जाता है? तो वर्ण आप देखिए कि उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो। ठीक है, तो जिसका खंड ना हो उस मूल ध्वनि को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे स्वर व्यंजन सभी आ जाएंगे, जैसे आ हो गया, ई हो गया, का हो गया, चा हो गया, पा हो गया, मा हो गया इत्यादि। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है क्या कहलाती हैं? तो ये सभी चीजें वर्ण कहलाती हैं। आगे देखिए, मूलतः हिंदी में 52 वर्ण होते हैं, और ये क्वेश्चन जब मैं डीएलएड कर रही थी तब भी पूछा गया था। डीएलएड में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 वाले बैच में। ठीक है, कि मूलतः जो हिंदी है उसमें कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। और मेरे ख्याल से ये टेट में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में जो टेट होता है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहा जाता है? तो जो वर्णों का उच्चारण समूह है उसी को कहते हैं वर्णमाला। तो इस एक्सप्लेनेशन से ही 4-5 क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपसे पूछ रहे हैं, हालांकि ये वाला क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेनेशन में इसके पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। कह रहे हैं कि ज्ञ जो वर्ण है किन वर्णों के संयोग से बना है? ठीक है, तो ये मिश्रित मतलब कि संयुक्त ध्वनि है, मिश्रित नहीं कहेंगे, ये संयुक्त वर्ण है, संयुक्त वर्ण है। क्या? तो ज्ञ। तो आपको बताना है कि किन किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है ज्ञ। ठीक है, चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। पहले में है आधा, जा और या। तो ये जो हलंत लगा होता है ना, इसका मतलब होता है आधा। ठीक है, उसमें स्वर का जो है वो लोप है। दूसरा कह रहे हैं जा और मतलब न्या। तीसरा जा और या, और चौथा है हमारा जा और इया। तो देखिए इन दोनों में तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं कि ये रॉन्ग है। कंफ्यूजन जो होगा वो डी वाले में और ए वाले में हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसका जो सही मतलब की लिखावट है वो कैसी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी ए वाली, यानी कि आधा जा, यानी कि जा में हलंत और इया। ठीक है, तो ये जो है ज्ञ का
मतलब कि विच्छेद है, यानी कि ज्ञा जो है वो इसी से मिलकर के बनता है। किससे? तो आधा जा और ज्ञा से मिलकर के बनता है ज्ञा, ज्ञा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया हुआ था कि हमारे हिंदी भाषा में आप देखेंगे कि 4 संयुक्ताक्षर हैं, 4 संयुक्ताक्षर हैं। ठीक है, 4 संयुक्ताक्षर हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था छा है, छतरी वाला छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। आप मुझे बताइएगा, क्योंकि इन सबको बताया है, आप मुझे बताइएगा कि जो छा होता है वो किसके संयोग से बनता है। ठीक है, तो ये भी एक संयुक्त अक्षर है। अब बताइए कि किन किन वर्णों के संयोग से शा बनता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सीटेट से लेकर केवीएस, सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, हर जगह टेट में ये पूछा गया है और डीएलएड में भी उनका तो फेवरेट ही है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। तो आप मुझे बताइएगा कि जो छा है ये कौन कौन के से वर्णों के संयोग से बना हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो था वो मैंने आपको बता दिया कि ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से वह के करण कारक एक वचन के रूप की पहचान कीजिए। तो ध्यान से देखना है, एक तो वह होना चाहिए यानी कि वह से संबंधित हो, और दूसरा करण कारक हो, और तीसरा की एक वचन रूप हो। ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस क्या है? उससे, दूसरा है मुझसे, तीसरा है मैंने और चौथा है उसने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो वह का मुझसे कोई मतलब ही नहीं, मैं का कोई मतलब ही नहीं। आपको कंफ्यूजन हो सकता है ए और डी में। ठीक है, तो ए और डी में भी अगर आपको विभक्ति पता है, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये जो करण कारक है इसमें आना चाहिए से। तो आप देखिए उसने, यहाँ पे मतलब से तो आ नहीं रहा, तो ये तो अपने आप ही निपट गया। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाला, यानी कि उससे। ये जो उससे शब्द है ना, यह वह के करण कारक एक वचन का रूप है। ठीक है, फिर से सुनिए, उससे जो शब्द है, यह वह जो सर्वनाम है, वह सर्वनाम के करण कारक का एक वचन रूप है। क्या? उससे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए यहाँ देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन में दिया है, दिए गए विकल्पों में से वह जो है इसके करण कारक एक वचन का रूप क्या होगा? तो उससे होगा। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं करण कारक। और इसकी विभक्ति क्या है? तो इसकी विभक्ति है से। ठीक है, तो इसकी विभक्ति भी याद रखिएगा, से इसकी विभक्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से पापी शब्द के स्त्रीलिंग का पहचान कीजिए। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? तो हमारे पास जो ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन है पापिन, दूसरा है पापात्मा, तीसरा है दुष्चरित्री और चौथा है पापिनी। तो ये पापात्मा, दुष्चरित्री, इन सब का तो कोई मतलब होगा नहीं, पापिनी और पापिन में ही कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि पापी जो है इसका स्त्रीलिंग शब्द जब बनाएंगे आप, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि पापिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जो बेइंसाफी शब्द आप देख रहे हैं ना, इसमें आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग जो है वो प्रयुक्त हुआ है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? बेइन, बेई, बे या फिर बा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये देखिए बेइंसाफी, ये जो बेइंसाफी शब्द है ये बे प्लस इंसाफी शब्द से मिलकर के बना। ठीक है, तो वैसे तो बे प्लस इंसाफ प्लस ई प्रत्यय है इसमें, तो हमें तो उपसर्ग बताना है, प्रत्यय से कोई मतलब है नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बे वाला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी, जो बे है उसी से मिलकर के बना हुआ है बेइंसाफी शब्द। इसका मूल शब्द क्या है? तो इसका मूल शब्द है इंसाफ, और बे जो है वो उपसर्ग लगा है और ई जो है उसमें प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसका सही आंसर तो हमने बता दिया कि सी वाला हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए कि बेइंसाफी शब्द में प्रयुक्त जो उपसर्ग है वो बे है, और साथ में ये भी आपसे बता रहे हैं कि बे उपसर्ग कौन सी भाषा का है? तो उर्दू भाषा का उपसर्ग है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है बिना, अर्थात उसके बिना। ठीक है, जैसे बेईमान। ठीक है, तो बे प्लस ईमान तो हो गया बेईमान। बेधन रहम यानी कि बेरहम, बेधन इज्जत यानी कि बेइज्जत, यानी इज्जत के बिना, रहम के बिना और ईमान के बिना। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि जो हर्ष शब्द है आपको बताना है इसका विपरीतार्थक क्या है। ऑप्शंस क्या हैं? विलाप, दूसरा है खेद, तीसरा है विषाद, चौथा है दुख। तो हर्ष मतलब होता है खुशी, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा शी वाला, यानी कि विषाद। ठीक है, और अगर यहाँ सुख होता तब इसका दुख हो जाता, तो ये तो नहीं होगा, और विलाप भी नहीं होगा,
सही आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, यानी कि विषाद। हर्ष का जो है, हर्ष मतलब खुशी, विषाद मतलब दुख, और हर्ष का विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द क्या होगा? वो हो जाएगा हमारा विषाद। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ हमसे पूछ रहे हैं, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित मुहावरा चुनकर के कीजिए। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा मुहावरा फिट बैठेगा। ऑप्शंस क्या क्या है? पहले तो क्वेश्चन ही देखिए, किसी के सामने डैश डैश मेरी आदत नहीं है। और हमारे पास मुहावरे क्या क्या दिए हैं? खिल्ली उड़ाना, हाथ फैलाना, दांत पीसना या ख्याली पुलाव पकाना। तो किसी के सामने ख्याली मतलब पुलाव पकाने का तो कोई मतलब यहाँ बैठ नहीं रहा है। दांत पीसना तो दांत लोग सामने पीसे या कहीं भी पीसे, वो तो मतलब कि दूसरा भाव ही निकल रहा है। इसका जो एग्जैक्टली उत्तर होगा वो हो जाएगा हमारा बी वाला, यानी कि हाथ फैलाना। अर्थात किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है, और सही बात है, मेरी आदत नहीं है किसी के सामने हाथ फैलाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत में शामिल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संधि से बना हुआ है। यहाँ हमसे पूछ रहे हैं कि स्वागत का सही संधि विच्छेद कीजिए। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? सुधनागत, स्वाधनागत, स्वाधनागत और साथ में सुधनागत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, डी वाला हो जाएगा कि सुधनागत। ठीक है, स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सुधनागत। यहाँ देखिए, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो, जो स्वागत है इसका सही संधि विच्छेद यहाँ से बताया है कि सु प्लस आगत होगा। इसमें कौन सी संधि है? तो ये भी बता दी गई है, यण संधि है। इको यणच इसका सूत्र होता है इस यण संधि का। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कैसे आप इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ से बता रहे हैं कि यदि ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, इनके बाद कोई भिन्न स्वर आए, ठीक है, यदि ई के बाद ई ना आकर के आ जाए, ऊ के बाद ऊ ना आकर के कोई और स्वर आ जाए, तो फिर इनका जो परिवर्तन है वो कैसे होगा? यहाँ बता रहे हैं कि ई का परिवर्तन यू में हो जाएगा, ऊ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इनका परिवर्तन वा में हो जाएगा। ये यू नहीं होगा जी, ये या होगा यू लिखा है। और री का जो है वो कार में हो जाएगा। जैसे हमारे पास ऑप्शंस क्या है देख लीजिए, एग्जाम्पल भी दिया है कि मधु धन आलय। तो मधु में देखिए ऊ है, ऊ के बाद आ है, दोनों मिलकर के क्या बन गए हैं? वाह। ठीक है, तो ये हो गया क्या हमारा? मध्वालय। वैसे ही दूसरे में देखिए प्रत्येक। ठीक है, पहला देखिए प्रत्येक, ये जो प्रत्येक है इसका विच्छेद, तो यहाँ देखिए प्रति धन एक। ठीक है, तो यहाँ पे ई मतलब कि ई है, सॉरी, यहाँ पे ई है और यहाँ पे ए है, दोनों मिलकर के क्या बन गए हैं? तो ए बन गया है, ये मतलब या। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यण संधि। प्रत्येक हो या फिर मध्वालय हो या फिर स्वागत हो, इन सब में जो संधि है वो है हमारी यण संधि, और उसका सूत्र होता है ई को यणच, यानी कि ई का जो है कहाँ परिवर्तन होता है? या में। अगला क्वेश्चन देखिए, मदोन्मत्त एक शब्द है और यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए इसमें कौन सा समास है। ऑप्शंस क्या क्या है? पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है अव्ययी भाव, तीसरा है कर्मधारय और चौथा है द्विगु। तो मदोन्मत्त यानी कि मद से उन्मत्त या मद में उन्मत्त, तो इसका भैया जो भी होगा विच्छेद कुछ भी हो समास, लेकिन इसका जो उत्तर होगा वो होगा तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष जो है वो इसका उत्तर होगा। आप देखेंगे कि जो तत्पुरुष समास होता है ना, उसमें जो विभक्ति है ना उसका प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में बताया गया है कि जो मदोन्मत्त है ये है मद से उन्मत्त। ये जो सा है वो देखिए अभी बताया था ना कि जो विभक्ति है वो उसका जरूर जो है यूज होता है। तो मद से उन्मत्त, ये जो सा है ये विभक्ति शब्द है, इसी वजह से ये मतलब कौन सा समास हो रहा है? तो तत्पुरुष समास है। जब मतलब हमें ये सारी चीज़ें डीएलएड में ही ढंग से पढ़े थे, बहुत डर रहता था कहीं जो है बैक न लग जाए, स्पेशली संस्कृत को लेकर के। संस्कृत में हमेशा ही उंगली एकदम कशी रहती थी, मतलब बहुत मुश्किल होता था कि संस्कृत और मैथ में क्या होगा। पर मतलब किस्मत अच्छी थी ना, एक बार मतलब जब हमने एग्ज़ाम दिया संस्कृत का तो उसमें क्या हुआ कि पेपर ही आउट हो गया था, तो दोबारा से जो है एग्ज़ाम हुआ। मैं तो सोच रही थी कहीं बैक ना लग जाए, लेकिन भगवान का रहमो करम था कि वो पेपर ही जब आउट हो गया तो उसके बाद दोबारा से पेपर हुआ। फिर मैंने खूब यही सारी चीज़ें रट्टा मारी। यद्यपि हम इसको हिंदी में पढ़ने, पर संस्कृत में भी मतलब पढ़ने को होता है ना, तो जो वो सारी चीज़ें रहती ना
क्या बोलते हैं धातु वगैरह, उनके रूप, राम का रूप, इसका रूप, उसका रूप, दुनिया भर का रूप वगैरह याद किए। साथ में जो संख्याएं होती हैं उनका संस्कृत में सब याद किए। और मतलब आया कुछ नहीं, बस सब रट्टा मारे रहे सब कुछ कि एग्जाम में हो जाए। फिर जब सब कुछ ठीक रहा, अच्छे से दोबारा से पेपर हुआ, तो 25 में मेरे 19 के आसपास नंबर बन गए। तो बस काम का हो गया। क्यों? क्योंकि बस मतलब आया नहीं, समझ में आया ना आया, कुछ तो हिंदी से मिलता जुलता रहता है तो चीज़ें थोड़ा सा इजी हो जाती हैं। लेकिन बहुत बार होता है कि इतना भी इजी नहीं रहता, तो मुश्किल हो रहा था। लेकिन उसी टाइम पे मजबूरी में फिर ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ी। तो उसी में ये जो तत्पुरुष समास है वहीं पे समझ आया था कि उसमें विभक्ति का प्रयोग जो है वो ज़रूर होता है। तो इसी वजह से मैंने भी आपको बता दिया कि आप भी चाहें तो ऐसे ही याद करके रख लें कि तत्पुरुष समास उसी में होगा जिसमें आप देखेंगे कि उसका जब हम जो है विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, किसी ना किसी विभक्ति का यूज हुआ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि जो मदोन्मत्त है, मद से उन्मत्त में करण तत्पुरुष समास है। और यहाँ पे देखिए अभी देखा था ना, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से ये जो से है, से जो शब्द आता है विभक्ति में वो करण से संबंधित है, करण कारक। ठीक है, यहाँ देखिए करण तत्पुरुष तृतीय तत्पुरुष, इस समास में कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता है। जैसे शोकाकुल अर्थात शोक से आकुल। ठीक है, रेखांकित अर्थात रेखा से अंकित। तो इसको याद रखिएगा कि मदोन्मत्त यानी कि मद से उन्मत्त, और इसमें कौन सा समास है, ये हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और ये द्विगु वाला तो सीधे समझ आ जाता है कि द्विगु जो है संख्यावाची हो जाएगा, यानी कि इसके स्टार्टिंग में किसी न किसी संख्या का जरूर यूज होगा। यहाँ देखिए कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 10, आवश्यकता से अधिक धन का संचय करना, इस वाक्य के लिए सही शब्द। तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है आपको। कह रहे हैं इंद्रिय निग्रह, दूसरा अपरिग्रह, तीसरा है संग्रह और चौथा है परिग्रह। तो आप लोगों ने अगर बौद्ध मतलब कि जो बौद्ध धर्म है उसको पढ़ा होगा, तो उसमें जो पंच महाव्रत है, बौद्ध धर्म में कहाँ है जी, हम भी पगलाए हैं, जैन धर्म में है, दरअसल जैन धर्म है वो, बौद्ध धर्म में नहीं है, जैन धर्म में है ना पंच महाव्रत, महावीर स्वामी के द्वारा उसमें जो है ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था। तो ये जो पंच महाव्रत है ये जैन धर्म से संबंधित है। उसमें आप देखिए एक शब्द आता है अपरिग्रह, तो वो जो पंच महाव्रत है उसी में आता है अपरिग्रह, यानी कि आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना। तो हम लोगों को यहाँ क्या बताना है कि आवश्यकता से अधिक धन का संचय करना, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। और इंद्रिय निग्रह, तो इंद्रिय से धन का संचय, इसका कुछ औचित्य बैठ नहीं रहा, तो ये भी नहीं होगा। हमें कंफ्यूजन हो सकता है संग्रह और परिग्रह में, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा परिग्रह। ठीक है, अपरिग्रह अर्थात आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना, तो जाहिर सी बात है कि परिग्रह का मतलब हो जाएगा आवश्यकता से अधिक धन का संचय करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी वाला। चलिए आगे जो ये 2-3 बचे हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि आवश्यकता से अधिक धन का संचय करना, इसका अर्थ होता है परिग्रह। ठीक है, जबकि आप देखिए कि आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना, इसका हो जाएगा अपरिग्रह। और इंद्रियों को वश में करने की क्रिया क्या कहलाती है, इंद्रिय निग्रह। ठीक है, तो इंद्रियों को वश में करने की जो क्रिया है उसे क्या कहते हैं, इंद्रिय निग्रह कहते हैं। जबकि एकत्र करने का जो क्रिया है या एकत्र करने का जो भाव है उसे कहते हैं संग्रह, जो कि बचपन में सबसे ज्यादा होता है। कुछ भी चीज मिले उसी को इकट्ठे कर लेना। जब हम लोग बहुत कंचा खेला करते थे, भर भर के मतलब ढेर सारा कंचा जो है रोज खेलना, हारना जीतना, जो भी जीते हैं देखा है इतना गोली जीते ही। तो ये जो संचय करने की मतलब चीजें होती हैं, संचय करने की जो आदत होती है बचपन में बहुत ज्यादा होती है। कुछ भी मिलेगा उसी को संचय करके रख लेंगे। तो ये रही आज की अपनी वीडियो। आज मैंने 10 ही क्वेश्चंस लिए थे। आप लोग थोड़ा कम ही इसको पसंद कर रहे हैं, तो अगर आप लोगों को पसंद आएगा तभी ये सीरीज आगे चलेगी, वरना फिर क्या ही मतलब है जब कोई देखेगा ही नहीं। तो ये रहे आज के अपने 10 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अब अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी तो जाहिर सी बात है कि वीडियो पसंद आई होगी। क्यों? क्योंकि सब PYQs हैं और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं अगर अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं तो जाहिर सी बात है कि आप कोई भी एग्जाम देंगे उसमें आपको हेल्प करेंगे ही, आइडिया रहेगा उससे कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं। और स्पेशली ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको टीचिंग एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, जहाँ पे भी ग्रामर पूछी जाती है SSC वगैरह में वहाँ हेल्प करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आपको IAS PCS में मदद करेंगे, बिल्कुल नहीं, वहाँ के लिए है भी नहीं ये। तो चलिए ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अभी इसी चैनल पे हमने
जो हमारी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी उसको 6 to 8 क्लास की कवर कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहें तो उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। अभी हम लोग क्लास 7 की हिस्ट्री पे पहुंच आए हैं, आज चैप्टर 5 पर हम पढ़ाएंगे। और साथ में यहीं पे हमने लूसेंट, जो लूसेंट है उसकी पॉलिटी के एमसीक्यू जो करवाना है उसको भी स्टार्ट कर दिया है। एक वीडियो ऑलरेडी आ गया है, दूसरा वीडियो आज आपको मिल जाएगा। और उसमें जो भी मतलब कि क्या आए थे, क्या बोलते हैं उन्हें, जो अधिनियम वगैरह आए हैं ना, मतलब कि 1700 आप देखेंगे कि 1773 में सर्वप्रथम जो अधिनियम आया था, यहाँ से लेकर के जो 1947 जब तक भारत देश आज़ाद नहीं हो गया उसके पहले तक जितने भी अधिनियम आए हैं वो सब आज खत्म हो जाएंगे। 1861 के आसपास तक तो कल वाले वीडियो में ही हमने करवा दिया है, जो बचे हुए हैं उसको आज खत्म कर देंगे, तो एक चैप्टर ऑलरेडी इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग इन सारी चीज़ों के साथ जुड़ना ना भूलें, आप लोग देखेंगे कि आपको बहुत लाभ होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।